आज हम बीएससी पार्ट 1 के यूनिट 3 का चैप्टर करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में इसकी डेफिनेशन करेंगे। पहले देखिए, 3 तरह के विलयन होते हैं जो मोटे तौर पे हम बांटते हैं। एक है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और विलंबन। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ऐसे ले सकते हैं कि जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, इनको वास्तविक विलयन कहते हैं। इसके अंदर कोई भी पार्टिकल विजिबल नहीं होता है हमारे सामने, और अगर हम इसको फिल्टर करने की कोशिश करें फिल्टर पेपर से या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो ये फिल्टर हो जाते हैं, कोई भी पार्टिकल ऊपर नहीं रहता है। जैसे कि नमक को अगर हम पानी में घोलें तो एक वास्तविक विलयन है। फिर है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन से पहले हम पढ़ते हैं विलंबन। विलंबन में क्या है कि इनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इनको आंखों से देख सकते हैं। फिल्टर पेपर से अगर हम इसको छानेंगे तो ये पार्टिकल्स जो हैं छन जाते हैं। जैसे कि मिट्टी का हम पानी में सॉल्यूशन लेंगे तो थोड़ी देर बाद ये बैठ भी जाता है नीचे की तरफ, और अगर हम इसको छानेंगे फिल्टर पेपर से तो ये पार्टिकल्स छन जाते हैं। कोलाइडल विलयन वास्तविक विलयन और विलंबन के बीच की चीज़ है। इनके जो पार्टिकल्स का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसको अगर हम सिंपल फिल्टर पेपर से छानने की कोशिश करेंगे तो ये इसमें कोई भी ऊपर छनित्र नहीं मिलेगा आपको, सारा का सारा सॉल्यूशन छन के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हम इनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अधिचर्म पेपर से इसको छानेंगे तो ये पार्टिकल्स उस अधिचर्म पेपर के ऊपर रह जाते हैं, और जो विलायक है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। इनको भी हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके अंदर लाइट पास करें तो हम इसको, या यूवी उसमें रखें तो हम इसको देख सकते हैं। अब कोलाइडल विलयन के अंदर की जो प्रवस्थाएं हैं, 2 प्रवस्थाएं होती हैं, फेजेस। एक होती है परिक्षिप्त प्रवस्था और एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। तो जो अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, जो अधिक मात्रा में होती है विलयन के अंदर, उसको हम कहते हैं कम मात्रा परिक्षेपण माध्यम, और जो कम मात्रा में उपस्थित होती है उसको हम कहते हैं परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षेपण माध्यम के अंदर जो परिक्षिप्त अवस्था है वो मूव करती रहती है। परिक्षिप्त अवस्था को एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि ये विलेय है, और परिक्षेपण माध्यम को हम ये मान सकते हैं कि ये विलायक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडों का वर्गीकरण कई आधार पे किया जा सकता है। सबसे पहला है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पे। देखो, हमें पता है कि कोलाइडी विलयन जो है एक विषमांगी विलयन है, जिसके अंदर एक तो जो है कोलाइडी वितरित प्रवस्था होगी और एक वितरण माध्यम होगा। तो इसके आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे हम ये बता सकते हैं, जैसे कि ठोस सोल में वितरण माध्यम ठोस होगा और प्रवस्था भी ठोस होगी। जैसे कि हम कई तरह के जेम्स लेते हैं, ज्वेलरी में लगते हैं जो जेम, जैसे कोई ग्रीन होता है, कोई पिंक होता है। इसमें क्या होता है कि जो सिलिका जो है वो वितरण माध्यम रहता है, और जो इसमें जैसे निकल है या कोई जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, इसके अंदर वितरित प्रवस्था होती है। तो इसको कहते हैं हम ठोस सोल। अगर हमारे पास वितरण माध्यम यानी अधिक मात्रा में जो है, जो विलायक है वो द्रव है, और वितरित प्रवस्था ठोस है, तो उसे हम खाली सोल कहते हैं। जैसे पेंट के अंदर क्या है कि जो भी उसका बेस लिक्विड है वो अधिक मात्रा में है, और उसके अंदर जो पेंट के पार्टिकल्स हैं वो ठोस हैं। इसी तरह से एरोसोल मतलब जो एयर जो है उसमें अधिक मात्रा में होती है, जिसकी माध्यम क्या है, एयर है, उसमें एरो आता है, एरो यानी एयर। और जैसे धुआं, तो धुएं में जो है, जो हमारे आसपास का वायुमंडल होता है, जो वायु होती है, उसके अंदर बिना जली हुई कार्बन के पार्टिकल, जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उसमें कार्बन CO2 में परिवर्तित होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कार्बन के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो उस एयर के अंदर जो है एक तरह का कोलाइडल विलयन बनाते हैं। इसी तरह से जेल में वितरण माध्यम यानी कि अधिक मात्रा में जो है वो ठोस रहता है, और वितरित प्रवस्था होती है द्रव। जैसे पनीर के अंदर जो है वो हमने देखा है कि ठोस दिखाई देता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें हल्का हल्का वो लिक्विड भी होता है। इसमें क्या है कि जो हमारे पास प्रोटीन है वो तो जो है वितरण माध्यम है, और उसके अंदर जो है थोड़े बहुत पानी या थोड़ा बहुत हम फैट भी कह सकते हैं, वो जो है द्रव प्रवस्था के अंदर वितरित प्रवस्था में रहता है। फिर है पायस होता है जिसमें दोनों चीज़ें कैसी होती हैं, द्रव होती हैं। जैसे दूध में पानी के अंदर जो है फैट मूव करता है। इसी तरह से द्रव एरोसोल में गैस और द्रव है, और जैसे कोहरा, बादल,
कोहरा के अंदर यही है कि अधिक मात्रा जो वायुमंडल है उसके अंदर पानी के जो कण हैं, ठोस पानी के जो कण हैं वो मूव करते रहते हैं, तो ये द्रव एरोसोल है। इसी तरह से फोम, जैसे कि हम देखते हैं झाग देखते हैं उसमें इसके अलावा जो है फोम द्रव और गैस का जो सॉल्यूशन है, इसमें इसके एग्जांपल हमने देखे हैं। फिर है वितरण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। वितरण माध्यम अगर जल है तो इसको हम हाइड्रोसोल कहते हैं, एल्कोहल है तो एल्कोसोल, बेंजीन है तो बेंजोसोल, गैस है तो एरोसोल। एरोसोल हमने पीछे भी पढ़ा था अभी। फिर है वितरित प्रावस्था तथा वितरण माध्यम के अंत्यक्रिया के आधार पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, इस पे क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। देखिए हमने कहा कि एक परिक्षेपण माध्यम है, एक परिक्षिप्त अवस्था है। तो जो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था, उनके बीच में, उनके कणों के बीच में अगर अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा है तो इसको हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जैसे गोंद का पानी के अंदर सॉल्यूशन, तो जो गोंद के पार्टिकल्स हैं उसकी वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इस तरह की कोई बॉन्डिंग होती है, तो इसको कहेंगे हम द्रव स्नेही कोलाइड। इनके क्या होता है कि ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, वितरित प्रावस्था माध्यम को आपस में मिला और थोड़ा सा शेक करने से ही ये बन जाते हैं, स्थायी होते हैं। और स्कंदन, स्कंदन यानी पार्टिकल्स आपस में मिलके नीचे बैठ जाते हैं, इसको हम स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन नहीं होता है आसानी से, और उत्क्रमणीय होते हैं, यानी अगर मान लो गोंद कभी सूख भी जाए तो उसमें पानी मिला दोगे तो वापस जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, तो ये उत्क्रमणीय होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड्स, इन कोलाइड्स में वितरित प्रावस्था तथा वितरित माध्यम के कणों के बीच में कोई ज़्यादा बंधुता नहीं होती है, इनको द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। यदि वितरण माध्यम जल है तो उसे जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। इनको सीधे वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम को सीधे मिलाने से ये नहीं मिलते हैं, इनको विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। ये अस्थायी होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो दूध है वो एक द्रव विरोधी कोलाइड है। दूध के अंदर अगर हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें या कुछ भी ऐसी चीज़ डाल दें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, तो हमें पता है दूध फट जाता है। तो दूध का फटने का मतलब ही ये है कि जो उसका कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो उसकी परिक्षिप्त अवस्था थी वो नीचे बैठ गई है या अलग हो गई है उससे, जिसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण कह सकते हैं, वो चीज़ अलग हो गई है। और ये जो कोलाइड है वो सॉल्यूशन मतलब डिकम्पोज हो गया है। ये शीघ्रता से स्कंदित होते हैं, अस्थायी होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे दूध फटने के बाद अगर हम उसमें पानी मिला के उसको वापस दूध बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये उत्क्रमणीय है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड्स में क्या अंतर है। तो देख लीजिए कि द्रव स्नेही कोलाइड्स विलायक के संपर्क में आने पर तुरंत विलयन बनाते हैं, ये संपर्क में आने पर आसानी से विलयन नहीं बनाते। द्रव स्नेही स्थायी होते हैं, द्रव विरोधी अस्थायी होते हैं। द्रव स्नेही में अगर कोई भी हम विद्युत अपघट्य मिलाएं तो आसानी से अवक्षेपित नहीं होते, जबकि विद्युत अपघट्य मिलाने पे तुरंत अवक्षेपित हो जाते हैं। ये उत्क्रमणीय है, यानी अगर इनका अवक्षेपण हो भी जाए तो इसमें विलायक मिलाने पे वापस कोलाइडल बन जाते हैं। ये अनुत्करणीय होते हैं, अगर इसका एक बार अवक्षेपण हो गया तो इसको वापस पानी मिला के या विलायक मिला के इन्हें पूर्ण कोलाइडीय अवस्था में नहीं ला सकते। ये विलायक संकरित होते हैं। विलायक संकरित होने का मतलब कि इसमें जो परिक्षेप, जैसे हमने कहा था अभी गोंद का, कि गोंद का एक मॉलिक्यूल है, उसको चारों तरफ से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, विलायक संकरित होते हैं। ये विलायक संकरित नहीं होते हैं। इनका पृष्ठ तनाव जो है वितरण माध्यम से कम होता है, इनका पृष्ठ तनाव वितरण माध्यम से के समान ही रहता है। इनकी श्यानता अधिक होती है, जबकि द्रव विरोधी की श्यानता माध्यम से कम रहती है। इनके कणों का आकार छोटा है, इनके कणों का आकार कुछ बड़ा होता है। जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं ये आवेशित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो ये कैथोड या एनोड की ओर अभिगमन करेंगे। तो ये आगे जब हम विद्युत अपोहन या इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इनके कणों पर विद्युत आवेश पाया जाता है, ये कैथोड या एनोड की ओर अभिगमन करते हैं। ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि टिंडल प्रभाव ये होता है कि जब भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश उसके जो कण हैं उन पे पड़ने के बाद प्रकीर्णित होता है, और प्रकीर्णित होते पे वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हमने देखा कि जब हम कभी सुबह उठते हैं तो हमारी खिड़की में से सूर्य का प्रकाश आता है,
तो उस प्रकाश में हमें छोटे छोटे धूल के कण जो है ना चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो ये टिंडल प्रभावी है। और द्रव विरोधी जो है टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, जबकि द्रव स्नेही टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वितरण प्रावस्था के कणों पर विद्युत आवेश के आधार पर जो वितरित प्रावस्था होती है उस पे वो चार्ज होती है और उसके अपोजिट चार्ज होता है वितरण माध्यम पे। जैसे हम बात करते इसमें इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, धनात्मक कोलाइड और ऋणात्मक कोलाइड, जैसे कि FeOH थ्राइस का कोलाइडल विलयन। अब इसमें इसका जल में विलयन लेंगे तो FeOH थ्राइस पे धनात्मक चार्ज होता है और ये जल जिसमें ये घुला हुआ है परिक्षेपण माध्यम है जो जल, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इनको हम कहते हैं धनात्मक कोलाइड। इनका जो वर्गीकरण किया है वो वितरित प्रावस्था के आधार पे किया गया है। इसी तरह से ऋणात्मक कोलाइड्स जैसे कि AS2S3 का है कोलाइडी विलयन, इसमें AS2S3 जो है आर्सेनिक सल्फाइड, इसके कणों पे नेगेटिव चार्ज होगा और इसका जो माध्यम है इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक कोलाइड। यानी ऋणात्मक और धनात्मक हम केवल जो है प्रक्षिप्त वितरित कणों के चार्ज के आधार पे ही उनका नाम देंगे। फिर है स्वरूप के आधार पे दो हैं, सॉल और जेल। जिसमें कोलाइडी विलयन द्रव अवस्था में होगा उसको हम सॉल कहेंगे और जिसके अंदर कोलाइडी विलयन ठोस अवस्था में रहेगा उसे हम जेल कहेंगे। जैसे कि गोंद का जो है विलयन वो है सॉल, और अगर हम पनीर या किसी इस तरह की चीज़ की बात करेंगे, फोम की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, जेल होगा। अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। तो जैसे हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न में है कि एक एक नंबर के क्वेश्चन, तो इसमें ये आ सकता है कोलाइडी विलयन की परिभाषा बताइए, तो इस परिभाषा में आप कणों का आकार बताओगे कि ऐसे विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, इन्हें कोलाइडी विलयन कहते हैं और इनको जो है अधिचर्म पत्र से छाना जा सकता है। इसी तरह से फिर क्वेश्चन ये आता है कि ठोस सॉल किसे कहते हैं, सोल किसे कहते हैं। तो सिंपल ठोस सोल ऐसा कोलाइडीय विलयन है जिसमें वितरित प्रावस्था और वितरित माध्यम दोनों ही ठोस के रूप में होते हैं। ऐसे ही आपसे पूछे अगर जेल है तो जेल किसे कहते हैं, तो ऐसा कोलाइडीय विलयन जिसके अंदर वितरण माध्यम गैस और जो वितरित प्रावस्था है वो ठोस है, उसे हम जेल कहते हैं। और उदाहरण पूछा जा सकता है कि जेल के 2 उदाहरण लिखिए, पायस के 2 उदाहरण लिखिए, फोम का 1 उदाहरण लिखिए, 2 उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और इसी तरह से वितरण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वितरण माध्यम अगर जल है तो हाइड्रोसॉल कहते हैं उसे, एल्कोहल है एल्कोसॉल, बेंजीन है बेंजोसॉल। तो ये इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोसॉल किसे कहते हैं, एल्कोसॉल किसे कहते हैं, एरोसॉल किसे कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन पूछी जा सकती है। द्रव स्नेही इसमें ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो ये क्वेश्चन इसमें बनता है। और एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों के मध्य अंतर बताइए, ये भी जो है शॉर्ट आंसर टाइप में बनेगा। और इसी तरह से वितरण के आधार पर या कणों के आवेश के आधार पर कोलाइडों का वर्गीकरण कीजिए। और ये भी आ सकता है कि धनात्मक और ऋणात्मक कोलाइड किसे कहते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। और ये स्वरूप के आधार इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि धनात्मक कोलाइड का एक उदाहरण दीजिए या ऋणात्मक कोलाइड का एक उदाहरण दीजिए। स्वरूप के आधार पे भी जो इस तरह से हमने बताए हैं कि सॉल किसे कहते हैं, जेल किसे कहते हैं, ये आप समझाइए। तो इस तरह से और एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विभिन्न आधार पर जो है कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण कीजिए। तो ये जो सी आपके पोर्शन में है इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है।